हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमने पिछले दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का बाकी जो 23 प्रश्न है उसको देखा है। यहां से हम लोग 24th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन पेपर था, जिसका सॉल्यूशन लेंदी था तो बनाने में समय लग रहा है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट्स में उसमें डिवाइड किया हुआ हूँ। तो चलिए यहाँ से 24th क्वेश्चन, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक कंट्री का नाम ABC दिया हुआ है और 2014 से 2019 के आयात निर्यात जो है ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, इसको एक बार ऐसी सरसरी निगाह से देखना है, मेन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको देखना है। चलिए 24th क्वेश्चन देखिए। देश ABC के वर्ष 2016, 17 और 19 में कुल निर्यात का वर्ष 2015, 16, 18 के कुल आयात से अनुपात कितना है। इसमें आपको वो क्या टेस्ट करना चाह रहा है कि आप उस माहौल में ऐसे डाटा को क्या खोज पाते हैं और खोजने के बाद क्या सही डाटा ही आप उठा पाते हैं, वो बस यही टेस्ट करना चाह रहा है आपसे। 16, 17, 18 का निर्यात देखिए, निर्यात इंपोर्ट इधर है और एक्सपोर्ट ऐसा है ना, तो इसमें खाली डिब्बा वाला है, मतलब दूसरा वाला कॉलम हम लोग लेंगे। 16 ये देखो, ये वाला डाटा मेरे को चाहिए। 17 देखो, डाटा जो मैं ले रहा हूं क्या आप उसी को रीड करते मेरे बताए बिना, या आप गलत रीड करते, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो टेस्ट यही करना चाह रहा है। 293 हो गया प्लस यहाँ पे कितना है 519 है क्या, ये 519 में लिख लिया, और ये 468 है, ये 468 लिख लिया। रेशियो लिख लिया तो मैं डिवाइड भी लगा सकता हूँ, रेशियो भी लगा सकता हूँ। आयात अनुपात कितना है निर्यात, यहाँ से 15, 16 और 18 के कुल आयात। अब देखिए 15 15 है ना, ये इसकी बात कर रहा है वो, 523 में लिख लिया। आयात की बात कर रहा है वो, और फिर उसके बाद 16 डेटा उठाना ही मेन है इसमें। यदि आपने इतने सारे डेटा में से गलत चीज़ उठा लिया तो वो गलत हो जाएगा। 18 में चलते हैं, 618 ये दिया हुआ है, इसी चीज़ को तो लेना है। यदि आपने इसमें गलती किया, बार बार मैं कह रहा हूँ इसी में गलती होता है, बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन गलती होता है, ठीक है ना। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन में नहीं रह गया। ये हो जाएगा 1280 और नीचे आ जाएगा, जोड़ लेंगे सबको, ये 23, हाँ 8 9 8 कितना हो गया 17, यहाँ 1600 आ जा रहे हैं। ठीक है, आप और सॉल्व अच्छे से कर लेंगे जो कि 4:5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में हमको क्या रहता है, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है उसमें जब हम लोग डाटा को लेंगे इस पैराग्राफ से तो बहुत सारी गलतियां हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। चलिए इसी पैराग्राफ में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिशत से, ठीक है। 2014, 15 और 18 में देश ABC का कुल निर्यात, ठीक है। तो जो पहले पूछा उसको देख लेते हैं, 2014, 15 और 18 का निर्यात देख लेते हैं। ये निर्यात है क्या, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट, ठीक है। 326, ठीक है। उसके बाद 2015 में चलते हैं, 413, ठीक है, ये 413 हो गया। उसके बाद 18 में चलते हैं, 2018 में ये 515 हो गया प्लस 515 हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल इसको जोड़ लेंगे वहीं पे, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 3 8 6 14 का 4 लिख लूँ क्या मैं, ठीक है। उसके बाद 1 2 1 3 4 5 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और 5 4 9 3 12, 1254 हो गया ये, ठीक है। अब चलते हैं इधर 14, 17 और 19, फिर से 14 की बात कर रहा है, 495 को ले लेंगे क्योंकि ये इस समय इंपोर्ट की बात कर रहा है। 495, 17 में चलेंगे, ये 612 यहाँ पे दिया हुआ है, 612। फिर उसके बाद 2019, 2019 में चलेंगे 717, ये दिया हुआ है, 717 दिया है। इसको जोड़ लेंगे, ये कितना से आ जाएगा, ये 1824, ठीक है, 717, ठीक है। तो क्या है, कुल आयात से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। कम या ज़्यादा निकालना है तो 1824 माइनस 1254 किससे कंपेयर करना है, इस वाले डाटा से कंपेयर करना है, 14 वाले डाटा से कंपेयर करना है, मतलब इस कंप्लीट डाटा से कंपेयर करना है, तो उसी को हम लोग नीचे रख लेंगे। 1824 ये इंटू 100, यही हमको निकालना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 570, 1824 इंटू 100, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये 1000 डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा, जो आ जाएगा 31.25, ठीक है। एक कैलकुलेशन तो एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इजिली बन गया क्या ये? देखो कम समय लगा, इसको समझाने में भी मेरे को कम समय लगा है, तो बनाने में तो और ज़्यादा ही कम समय लगेगा, तुरंत बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्या दिया हुआ है 26 क्वेश्चन। हाँ, बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है। ए और बी एक काम को क्रमशः 50 और 80 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए जो है काम छोड़ देता है। ऐसा मैं वर्क एंड टाइम में बताया हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन बताया हूँ। काम छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 48 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं ए ने 8 डेज काम किया और 50 दिनों में पूरा करता है, मतलब A/50 काम किया। बी ने B डेज काम किया और वो 80 दिनों में काम पूरा करता है, नहीं B/80। और कितने काम को? एक काम को पूरा करते हैं, इसलिए = 1 रख लिया मैं। ठीक है, ठीक है। अब ए, जिसमें से ए जो है काम छोड़ देता है, ए जो है काम छोड़ देता है, तो ए ने 8 डेज काम तो किया, तो बोल रहा हूं ना मैं, तो A/50। और बी संपूर्ण कार्य को 48 दिनों में बाकी बचा काम को और पहले से ही आ गया है, मतलब बी टोटल जो वर्क डेज है वो 48 है, = 1। इसी को समझना है, बाकी कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। ठीक है, इसको समझ लिए तो क्वेश्चन बन गया आपसे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 5 40, 400 आ जाएगा। और ये 8 टाइम्स जाएगा, तो 8A + 48 × 5 = 1। ठीक है, ये आ गया हमारा। यहाँ से 8A और 48 × 5, ठीक है, 8A और ऐसा कर लेते हैं 400 और तो 48 × 5 है, 5 8 40 होता है क्या? हाँ, ये हो गया। और 4 5 20 4 24, 240 हो गया। देखो 240 हो गया यहाँ से। तो 8A, ठीक है, = ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा क्या? ठीक है, 160। ए का वैल्यू यहाँ से आ गया 20। ए का वैल्यू कितना आ गया? 20। वही तो पूछा है, ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? कितने दिनों बाद काम छोड़ा? यहाँ पे 4 लिखा गया है क्या? ये दरअसल ए है। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? तो ये हमारा आंसर आएगा, 20 डेज बाद काम छोड़ा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे कि इसको किस प्रकार से बनाना है, तो आपको आसानी से बनेगा। और प्रैक्टिस तो बिल्कुल आपको करना ही चाहिए, हर टॉपिक का प्रैक्टिस करना चाहिए, किसी टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी किसी टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाता है तो कम से कम वो तो बनना चाहिए, टफ वाला नहीं बनता तो इजी तो बनना ही चाहिए, जैसे कि ये इजी क्वेश्चन में से एक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये भी आपसे तुरंत बनना चाहिए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, एक दुकानदार ने अपने सामान के लागत मूल्य से X% बढ़ाकर उसका दाम, सामान का दाम चिन्हित करता है। ठीक है, उस चिन्हित मूल्य पर 19% की छूट देता है, उसे 8% का लाभ होता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है, पर फिर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये लेकर चलते हैं। कॉस्ट प्राइस को क्या लेकर चलते हैं? 100 रुपये लेकर चलते हैं। तब यहाँ से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार एमआरपी को हम लोग लेकर चलते हैं। एमआरपी जो वहाँ पे रेट लिखा हुआ है ना, हम उसको चिन्हित, जो लागत मूल्य का चिन्हित करता है उसी को एमआरपी लेकर से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो भी है ना, कॉस्ट प्राइस जो भी है उसमें एक्स बढ़ा देता है, ये प्लस एक्स मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो 100, ये एक्स परसेंटेज होना चाहिए, एक्स परसेंटेज बढ़ा देता है, 100 + एक्स हो जाता है, क्योंकि मैं 100 रुपये लेकर चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करता है वो, 19% की छूट पर, इसमें इसके बाद क्या करता है, 19% की वो छूट देता है। कितनी देता है? 19% की छूट देता है, तो 19% डिस्काउंट वो दे रहा है। तो ठीक है, 100 + एक्स है, उसमें मैं 19% डिस्काउंट दूंगा, मतलब वो हो जाएगा 81/100। अरे 100 - 19 81 होता है, तो वो 81 हो जाएगा। ये तो एक कंडीशन हो गया। और एक और देखते हैं हम लोग कंडीशन। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8% प्रॉफिट पे, कितना पे? 8% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे, 8% का लाभ होता है करके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस +8, यानी कि 100 + 8 हो जाएगा। एक्स लिख रहा था क्या मैं? ठीक है, उसको हम लोग 8 कर लेते हैं। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है,
यानी कि 108 हो जाएगा ये सीधा सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों जगह तो ये सेलिंग प्राइस इक्वल है ना, 19% डिस्काउंट देने के बाद भी 8% लाभ देने के बाद भी दोनों तरफ तो सेम है, इसलिए 100 प्लस एक्स इंटू 81/100 इज इक्वल टू 108। ये तो हो गया ना, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8100 प्लस 81x इज इक्वल टू 10800, ऐसा लिख सकता हूँ। और ये 81x इज इक्वल टू 10800 माइनस 8100, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस करने पर, ये हो जाएगा 2700 डिवाइडेड बाई 81। बहुत आसानी से ये बन रहा है क्या, ठीक है 81, ये आ जाएगा 33 1/3%, 33 1/3%, ये ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाना है, थोड़ा यहाँ पे सोचने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन आपसे ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। हाँ देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है इस बार अलजेब्रा से, बहुत सारा फार्मूले आपको पता होने चाहिए, और यदि फार्मूला आपको पता है तो तुरंत इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए कैसे, एक फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3, ये मैं पहले से लिख रहा था क्या, 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। सब जानते हैं इस फार्मूला को, हालांकि अभी अभी भूल चुके होंगे, बात अलग है। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ऐसा आ गया, ये माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना भारी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि ऐसा होता है, मतलब होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब a प्लस बी प्लस सी यदि जीरो है, a प्लस बी प्लस सी यदि जीरो है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस हिसाब से क्या आएगा, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू 3abc आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3abc आ जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 3abc आ जाएगा। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग क्वेश्चन से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। कहने का मतलब ये जो कंडीशन है ऊपर वाले से मैच कर रहा है, यानी कि मैं इसको मान लो जो जीरो लेकर चल रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। 4x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस एक्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसा होगा, उल्टा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 6x, 4 3 7 और एक घट गया तो 6x हो गया, बहुत आसानी से ये बन गया। माइनस 1, ये देखिए यहाँ पे प्लस 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 4 और प्लस 2 है, माइनस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0x इज इक्वल टू आ गया 1/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आसानी से ये बन गया, एक फार्मूला जानना पड़ेगा। कई लोग तो फार्मूला लिखने की भी आवश्यकता नहीं, तुरंत समझ में आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, फट से यहाँ पे बन गया, ठीक है। वो तो समझाने के लिए मैं आपको लिखा हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इस पार्ट में शायद इजी क्वेश्चन आ गए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीक्वेंस में लिया हूँ किसी सेट के अनुसार, उसको छेड़छाड़ नहीं किया हूँ। ऐसा जब कंडीशन है, जब ये कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नियरेस्ट टू फैक्टर्स में इसको स्प्लिट करेंगे। 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, और हम लोग 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। तो इसका नियरेस्ट जो हो जा रहा है 2 और 3, 1 और 6 तो दूर दूर हो जा रहा है, नियरेस्ट कौन कौन सा हो जा रहा है, 2 एंड 3 हो जा रहा है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, 3 लिख लेते हैं और 2 लिख लेते हैं, लेकिन कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा वो कैसा डिसाइड होगा, वो कैसा डिसाइड होगा। तो देखेंगे यहाँ पे प्लस लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, प्लस लिया है। ऐसी स्थिति में जो भी टर्म से में वो स्प्लिट हो रहा है 3 इंटू 2, उसमें से जो बड़ा होगा, उसमें से जो बड़ा होगा, यानी कि 3 जो है यहाँ पे बड़ी संख्या 3 और 2 में, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरी संख्या हो जाएगी नेगेटिव। इसके दो आंसर होंगे, यहाँ पे प्लस लिया है तो जो भी आएगा उसमें हम लोग बड़ी वाली संख्या में प्लस लगाएंगे और छोटी वाली में माइनस, इसके दो आंसर होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि +3 भी आंसर है, -2 भी आंसर है, तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो उसके अनुसार +3 यानी कि ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसानी से ये बन गया।
और इस चीज़ को याद रखना है, इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, उसमें मत जाइए आप, इसको ऐसे ही करिए। और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मैंने इसको पूरा डिटेल से बताया हुआ है सिंप्लीफिकेशन के पार्ट्स में। ठीक है, चलिए। प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। लड़कों की संख्या मैं 100 ले लूँ क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। 100 200 टोटल आ गया कितना, 300। ठीक। यदि 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता, 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता, देखो 55 को नहीं मिलता है, क्रॉस लगा दूं क्या मैं, तो कितना को मिलेगा, 45 को बस मिलेगा भाई, 45 को बस मिलेगा। और 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है। अब ये इसमें से बोल रहा है 30% लड़कियों को मिलता है, यानी कि 200 का 30% तो 60 हो जाता है। इतने को मिलता है, तो कितने को नहीं मिलता है, 140 को नहीं मिलता है। तो प्रवेश न पाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है, प्रवेश न पाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत, देखो न पाने वाले कौन हो गए, यहाँ पे 140 हो गया और 55 हो गया, यही तो ना पाने वाले है ना। किस में से, टोटल में 300 तो बताया हूं मैं, 300 और परसेंटेज निकालना है, इसलिए मैं 100 से उसको क्या कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये 5 5 4 9 195 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो गया। यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये आएगा 65%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आसानी से बन गया, ठीक है ना। थोड़ा समझ के बनाना है, 100 कहाँ लेना है, कहाँ 1 लेना है, कहाँ 100 लेना है, वही इंपॉर्टेंट है। फिर तो प्रतिशत हमारा हेल्प करने के लिए वहाँ पे खड़ा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 31वां क्वेश्चन है। ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः पी से क्यू और क्यू से पी से शुरू की। ये देखो मैं बनाया हुआ हूँ डायग्राम, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इसको मैंने बनाया है, समझ लेंगे। एक दूसरे को पार करने के बाद ए ने अपनी शेष यात्रा क्रमशः 6 घंटे में और 8 सही क्रमशः बी, ए और बी पार कर बी इतने घंटे में, 8 सही 1/6 घंटों में पूरी की। यदि बी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति क्या होगी। बहुत सारे बुक्स में हो, देखा जाए तो सभी बुक्स में इसका एक ट्रिक बताया है, क्या ट्रिक, स्पीड ऑफ ए, इसका स्पीड ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, जो भी दिया हो, ठीक है, उसको बराबर कर दिया है वो रूट ओवर जो भी दिया गया समय है किसका, बी का, जो भी समय दिया है बी का और जो भी समय दिया है ए का, इसको अंडर रूट वो ले लिया है। यहां से आंसर से निकल के सामने आ जाता है। ए का तो स्पीड नहीं दिया है, बी का दिया है 36, ठीक है। ए का, बी का टाइम दिया है क्या, देखो कितने घंटों, 8 सही 1/8 से 48 और एक 49/6, तो ये 49/6 डिवाइडेड बाई ए का समय दिया है क्या, हाँ ये देखो 6 दिया है, ये ऐसा अंडर रूट में है, ठीक है। इसका और एक स्टेप ले लेते हैं, ये 6 36 हो जाएगा, 49/36 तो 7/6 आ जाएगा और ये 36 उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जगह बचा के चल रहा हूँ। ये 36 है ना, यहाँ से आपका 42 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें हमने एक तरीका बस सीखा कि ऐसे आ रहा है करके, और इसको कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एटलीस्ट कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। तो देखते हैं कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो स्पीड ऑफ ए को मैं ए लेकर चल रहा हूं, ठीक है, स्पीड ऑफ ए को क्या लेकर चल रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड ऑफ ए को ए लेकर चला और 6 घंटे की बात कर रहे हैं, मतलब क्रॉसिंग के बाद जो है वो 6A चला, इधर देखो क्रॉसिंग के बाद का जो 6 घंटा पूरा करता है, तो क्रॉसिंग के बाद उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 6A। वैसे ये भी जो क्रॉसिंग के बाद है 8 से 1/6 है, मैं 36 से मल्टीप्लाई किया, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम होता है, ये 294 किलोमीटर चला, 294 किलोमीटर चला, ठीक है। तो क्रॉसिंग से पहले की बात करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रॉसिंग से पहले की बात करेंगे हम लोग, क्रॉसिंग के बाद का तो ये डायग्राम से पता चल जा रहा है, क्रॉसिंग से पहले की बात करेंगे। ए जो है क्रॉसिंग से पहले ए जो है 294 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, हमको डायग्राम से पता चल जा रहा है, कितने स्पीड से, ए स्पीड से, और बी जो है 6A चल रहा है कितने स्पीड से, 36 के स्पीड से, टाइम इक्वल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक साथ लिखा नहीं है,
लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक साथ लग रहा है, क्योंकि शुरू की पार करने के बाद मतलब जरूरी सी बात है वो एक साथ ही करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाता है 6a², 6/36 को मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ये ऐसा हो जाता है 6a², अब देखिए 6a² की लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो a² इज इक्वल टू 6 इंटू 294। ठीक है, a² का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको 6 इंटू 6 बना लेंगे, देख लेते हैं। 294 को मैं डिवाइड बाई 6 कर लेता हूँ, तो 6 चौक 24 होता है, और उसके बाद कितना बच गया, 5 6 नहीं है 54 होता 49, तो इसको मैं 6 इंटू 6 इंटू 49 ऐसा लिख सकता हूँ। ये रूट ओवर लगा लेता हूँ, क्यों ऐसा लिखा, मेरे को रूट निकालने में आसानी होगी। 6 इंटू 7 हो गया, 6 7 42 हो गया, 42 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया। वही है, इसी स्टेप को लेकर वो ट्रिक बनाया है, इसी स्टेप को लेकर क्या बनाया है, वो ट्रिक को बनाया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। और ये सॉल्यूशन आपको बुक में आसानी से नहीं मिलेगा, सब बुक में बस यही मिलेगा आपको, आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया हुआ है। एक कक्षा के छात्रों ने, ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है भाई, इसको समझाने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। छात्रों ने इतने रुपए की राशि दान दी यदि प्रत्येक छात्र ने कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के बराबर हुई, मतलब 100 रुपये जमा करता है और कक्षा में छात्रों की संख्या x है, तो x इंटू एक्स कितना हो जाना चाहिए, 3969। यदि आपने इस प्रश्न को भी एग्जाम में नहीं बनाया है तो आप अपने आप को जज कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर इसी में कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 3969 और x इक्वल टू रूट ओवर 3969। अब एक चीज ध्यान देंगे, सभी को रूट करके देखेंगे तो सबके लास्ट में 9 ही आएगा, 3 तिया 9, 7 7 49, 3 तिया 9, 9 निया 81, ये बस एक नहीं आ रहा है, 59 बस नहीं आ रहा है। ठीक है, कि मैं ऑप्शन को गलत लिख दिया, ठीक है, आप लोग करके देख लेंगे उसको। यहाँ से ऑप्शन से आप करके देखेंगे तो इसका रूट निकल के सामने आ जाएगा 63, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 10th क्लास में मिल जाएगा आपको, मीन मीडियन ये सब आपको 10th क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है, इसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। दिए गए आंकड़ों के माध्य एवं मध्यिकाएं के बीच कितने का अंतर होगा, है ना, मीन एंड मीडियन के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है। तो मीन तो जो होता है एरिथमेटिक मीन जो होता है, माध्य जिसको कहते हैं हिंदी में माध्य, वो तो औसत ही होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, औसत ही होता है, एवरेज ही होता है। तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, 21 प्लस 11 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 12 7 23। ठीक है, कहीं लिखने में गलती कर दूंगा तो उसको भी आप लोग पॉइंट आउट नहीं करेंगे, मैं मेरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं हैं क्या, तो इसको 12 से डिवाइड कर लेता हूँ। इसको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 159 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 13.25, ये आ गया अरिथमेटिक मीन। अब दूसरा बोला है मध्यिका, मीडियन की बात कर रहा है वो। ठीक है, दूसरा बोला है मध्यिका, उसी को लेना है। मध्यिका कैसे निकालते हैं आपको पता है क्या, और यदि आपको पता है तो वीडियो पॉज करके निकाल सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। दिए गए आंकड़ों को जो डाटा दिया रहेगा उसको हम लोग क्रम में जमाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा जो है 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, देखते चले जाइए, 8 है, फिर 9 है, उसके बाद 11 है, फिर 12 है, उसके बाद 14 है, फिर 19 है, यहीं पे है पूरा, बस उसको हमको जमाना है, देख के छूटना नहीं चाहिए। 21 है, 23 है, 27 है, इतना ही है। कितनी संख्याएं यहाँ पे, 12 संख्याएं हैं, यानी कि हम लोग उसको बीच का जो संख्या है उसको नहीं निकाल सकते, तो 2 संख्याएं बीच करेंगे, 1 2 3 4 5 इधर छूट गए, 1 2 3 4 5, ये दोनों संख्याओं का हम लोग क्या लेंगे, एवरेज ले लेंगे। 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और हमको पूछा है दोनों का डिफरेंस, तो 13.25 माइनस 11.5, यही तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, हो जाएगा 1.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये भी आसान था, लेकिन कई लोग मध्यिका और मीन देखे होंगे ना, तो हाँ वहाँ से चल दिए होंगे छोड़ के, नहीं बनेगा ये हमसे करके। लेकिन देखो कितना आसान है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये इस वीडियो का और इस क्वेश्चन पेपर का एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 34 नंबर का। चलिए, इसको भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने अलग अलग सॉल्यूशन दिया है। चलिए, मेरा भी एक सॉल्यूशन रहेगा। एक घन की प्रत्येक भुजक के सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है ताकि इसकी सतह के कुल क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाए। इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा? ठीक है, आयतन में कितना परिवर्तन होगा? देखो आसानी से ये बनता है। देखो, पहले जो सतह का क्षेत्रफल था, सरफेस का जो एरिया था, ए स्क्वायर था, वो 100 था मान के चलिए। क्या था? 100 था। परसेंटेज लिया इसलिए मैं वैसे कर रहा हूं। बाद में ए स्क्वायर 44% बढ़ के 144 हो गया। कितना हो गया? 144 हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर मान लो 100 है और ए स्क्वायर यहाँ 144 है, तो यहां से ए क्यूब क्या हो जाएगा? जो कि वॉल्यूम होता है, किसका वॉल्यूम होता है? घन का। ए क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहां से कैपिटल ए का क्यूब कितना हो जाएगा? ये कितना होता है? 12 इंटू 12 हो गया। 144 12 इंटू 12 होता है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 को क्यूब 1728 हो जाएगा। तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा? देखो, पहले 1000 था, 1728 हो गया, तो कितना परिवर्तन हुआ? 728 का परिवर्तन हुआ। कितने में से? 1000 में से। तो ये निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? सीधा 72.8%। देखो कितना आसानी से ये बन गया। किसी कोचिंग सेंटर ने पता नहीं इसमें क्या क्या लॉजिक लगाया है, ठीक है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा आसान यही लगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर में यही 34 क्वेश्चन थे जो एप्टीट्यूड के थे, मैंने उसको आपके सामने लाया है। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि इसको बताना चाहिए, मैं उसको आपके सामने लेकर आऊँगा। और मैं देवेश आपके लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आपको मेरे को सपोर्ट इतना करना है कि वीडियोस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस जितना भी वीडियो बता रहा हूँ उसका सॉल्व PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।